आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आपका मॉक टेस्ट पेपर 1 जो आप लोगों ने सैटरडे को दिया था। रूल्स एंड रेगुलेशन आपका क्या होता है, सेक्शन ए में आपको 20 में से 16 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में भी आपको 20 में से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी में आपको 10 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो ओवरऑल आपके पास 10 चॉइसेस हैं, है ना। और उसमें ये भी नहीं है कि किन्हीं 2 क्वेश्चन में और में दिया है आपको फ्री चॉइस है, आप कोई भी 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और टोटल 10 क्वेश्चन 50 में से 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। बेटा इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज तक ना मिली है ना फ्यूचर में मिलेगी 10th बोर्ड के बच्चे को, है ना। तो आप ये समझें कि आपके पास एक बहुत सुनहरा अवसर है विच आपको ज़रूर इनकैश करना चाहिए कि आपके पास दो बोर्ड एग्ज़ाम देने का टाइम मिल रहा है आपको। एक तो आप मार्च अप्रैल में देंगे हाफ पार्ट, एक आप अभी दे रहे हैं। हाँ, आपका 80 नंबर का पेपर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, आपका सिलेबस आधा आधा हो गया, उसमें से भी कुछ सिलेबस कम हो गया है और उसमें भी आपको एमसीक्यू देना है जहाँ हमको लिखने का टेंशन नहीं है, आंसर क्या आएगा ये लिखना था कि फ्रैक्शन में लिखना था कि डेसिमल में लिखना था, कोई डाउट ही नहीं है। यू हैव एन ऑप्शन, उसमें से ही आपका आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। और कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे टेस्ट अभी भी दे रहे थे, कोई मुझसे पूछा मैम ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मेरा जो आंसर आ रहा है वो तो ऑप्शन ही नहीं है। वो ऑप्शन ही नहीं है मीन्स आपको पता चल रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हाँ, आपको हिंट वहीं पर मिल गई कि यदि आपका ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की, पेपर तो करेक्ट है ना। तो आपको वहीं के वहीं आपकी मिस्टेक पकड़ने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके, तो इसको पूरा अच्छे से इनकैश करें। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया, फुल मार्क्स भी आए हैं, कुछ का अच्छा है कुछ का थोड़ा ख़राब भी है, ठीक है। बट ओवरऑल आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपका फर्स्ट टेस्ट अभी हो गया है 13 नवंबर को, तो अभी आपके पास 18 दिन इधर हैं, है ना। क्योंकि दिसंबर के तो मैं काउंट नहीं करी क्योंकि पहले आपका एसएसटी है फिर आपका साइंस है, तो उस टाइम पे आप नहीं पढ़ पाएंगे। फिर हमको जो टाइम मिलेगा दैट इज़ ओनली फॉर रिविज़न, राइट। तो अभी आप विज़न अच्छा कीजिए ताकि आपका रिविज़न और अच्छा हो जाए। हाँ, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है जो भी चैप्टर में है आपको आइडिया लग रहा है तो पूरी चीज़ों पर फोकस करो। जस्ट फोकस कि एमसीक्यू में किस तरह के पेपर आ रहे हैं, और मैं आपको अभी सारे पेपर्स ही करवा रही हूँ, मेरे टेस्ट के अलावा भी मैं आपको सारे पेपर्स के ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो फोकस ऑन दैट, और कुछ करो ना करो, जितना मैंने करवाया है बेटा उतना याद रखो, उतनी चीज़ें आप याद रखोगे आपके मार्क्स आ जाएंगे, आई कैन गारंटी यू दैट। बट यदि आप वो चीज़ों में भी गलती करोगे तो फिर मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देने जानी है, मैं आपकी जगह नहीं जा सकती, है ना। तो थोड़ा सा फोकस करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं व्हाट्सएप पे भेजो, ऑफलाइन क्लास में जो जयपुर में रहते हैं ऑफलाइन में आना है ऑफलाइन में आ जाओ, है ना। या आप व्हाट्सएप पे भेज दो, प्रॉब्लम्स पूछो, अभी भी नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे, दिस इज़ हाई टाइम। तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें हम और बढ़िया रिजल्ट लेकर के आएँ। इट्स वेरी सिंपल टू स्कोर इन एमसीक्यू एग्ज़ाम, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी नहीं मिलेगी लाइफ में कि 2 बार में एग्ज़ाम देना है, एमसीक्यू में देना है। तो जान लगा दो, अभी जितना भी टाइम है बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। इंटरटेनमेंट का टाइम बाकी सब चीज़ों का टाइम कट ऑफ करो, आलस कट ऑफ करो, ठंड शुरू हो रही है थोड़ा सोने की इच्छा ज़्यादा होगी, पर वो सब छोड़ के पढ़ाई में लगो ताकि नंबर बहुत अच्छे आए। जब रिजल्ट आए तो तुमको मज़ा आए दिखाने में किसी को भी कि देखो ये मेरी मार्कशीट है ना। ऐसा रिजल्ट बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही था, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। तो 2500, 25 में 2 5 हैं और 2 5 यहाँ हैं और 2 2 हैं, तो 4 5 4 2 2, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। इसमें किसी को कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं होना चाहिए, 10 45 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा। 1 माइनस 1 मतलब ये 0 हो गया, 0 को किसी से भी डिवाइड करो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका 0 ही आएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। 10 कंपोजिट भी, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 हो गया एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। दोनों का आपसे एलसीएम पूछा है, तो 10 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या है 20, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 20। नेक्स्ट था इफ रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा 10 रूट 3 tan थीटा 1 है,
तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, √3 उधर जाएगा 1/√3। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे। तो हमें क्या पता चला कि टेन थीटा 30, टेन 30 है मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। थीटा 30 है तो हम यहाँ रख दें, तो साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30, इट बिकम्स साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 आपका हाफ होता है, उसका स्क्वायर है तो 1/4 माइनस कॉस 30 इज √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होंगे, -2/4 कैंसल हो गए, आंसर क्या आया -1/2। दैट वाज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 horses are tethered with 7 meter long ropes at the 3 corners of a triangular field। 3 घोड़ों को आपने ट्रायंगुलर फील्ड के 3 कोनों पे बांध दिया 7 मीटर लंबी रस्सी से। हाँ, तो हमको क्या पता है, अब साइज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेस्ड बाय द हॉर्सेस पूछा है। अनग्रेस्ड पूछा होता तो हम ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों के एरिया का सम माइनस करते। और मैंने आपको बोला है बहुत बार, ट्रायंगल का एरिया निकालना है सेक्टर में, तीनों कॉर्नर्स का, ये तीनों सेक्टर्स के एरिया का सम मतलब एरिया ऑफ सर्कल का हाफ, क्योंकि 180/360 इज हाफ पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है, हाफ इंटू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, एक 7 से कैंसिल, 11, 11 7 दा 77। तो आपका आंसर क्या आएगा 77। ओ इसमें मैंने मिसप्रिंट कर दी, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, इट वाज मीटर स्क्वायर। हाँ, ये मीटर स्क्वायर आएगा, पर आपको ऑप्शन सारे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिख रहे हैं, तो जस्ट फोकस ऑन द नंबर 77 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा √3/2 एंड कॉस बीटा भी √3/2, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2, कॉस बीटा की वैल्यू √3/2 है। अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स, वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की। साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पर, और कॉस की वैल्यू होती है 30 पे, तो 60 + 30 आंसर इज 90। और बाय चांस अल्फा माइनस बीटा पूछा होता तो आंसर हो जाता 30। नेक्स्ट है, ए और बी प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दैट इज ए इंटू बी, और एचसीएफ पूछा होता तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इन द रेशियो लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो हमको क्वाड्रेंट देखना है, मतलब हमको सिर्फ साइन इंपॉर्टेंट है कि इसका साइन क्या आएगा। पॉइंट क्या है 8, -9, 8, -9, एंड दूसरा है 2, 3। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के। तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला लगा है x के लिए, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 2 ज़ा 16। डिनोमिनेटर में नहीं लिखूंगी, मुझसे पॉइंट नहीं पूछा है, मुझसे सिर्फ क्वाड्रेंट पूछा है। तो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, साइन। पॉजिटिव आ रहा है 18/3, दैट इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट x के साइन क्या आ गया पॉजिटिव, तो या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट y, तो 1 × 3 3 एंड 2 × -9 इज -18, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो हमारे साइन आ चुके हैं प्लस एंड माइनस, तो प्लस एंड माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया 4। तो फोकस करो कि पूछा क्या है, हम अननेसेसरी कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करें और फिर बताएं तब भी आंसर यही आएगा। पर हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ क्वाड्रेंट चाहिए, मीन्स द साइन ऑफ द न्यूमरेटर इज इम्पॉर्टेंट। तो जस्ट फोकस ऑन दैट, व्हाट इज द साइन, व्हाई आई एम रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक, तो एकदम फोकस्ड हो जाओ, एकदम अर्जुन की तरह, कि हमको निकालना क्या है, पूछा क्या है, मछली पे ध्यान दो और बाकी चीजें छोड़ दो। इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इक्विडिस्टेंट मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट्स क्या हैं, x माइनस मतलब p इक्विडिस्टेंट है a और b से, तो इधर आएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, उधर आएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको इसको शॉर्ट में करने का तरीका बताया हुआ है कि इधर भी x² y² आएगा, उधर भी x² y² आएगा, और आपको पता है दोनों इक्वल टू के इधर उधर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे ही नहीं। We will save our time in writing those things which are going to be cancelled out। तो हम डायरेक्टली यहाँ 2ab की टर्म लिखेंगे और b², 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और यहाँ आएगा -6x, 6 का स्क्वायर 36 -12y।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी आएगा उधर भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 का 2ab तो 6x एंड 9 एंड ये आएगा -8y प्लस 16। तो अभी हमको क्या दिख रहा है, ये +9 तो कैंसिल हो रहे हैं। ये 6x ये उधर जाएगा तो ये 12x हो गया। ये 36 में से 16 इधर आ जाए, या ये उधर ये -8y -12y उधर आएगा, +12y होगा। -8y + 12y will give you +4y plus 16 minus 36 will give you -20 equal to 0. The whole equation is divisible by 4, so divided by 4 you will get 3x plus y minus 5 equal to 0. अब हमको रिलेशन मिला 3x plus y minus 5 equal to 0 और बाई चांस हमको फर्स्ट ही मैच हो गया। अदरवाइज हम रीअरेंज करके देखते कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ये मैच हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट और ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, if two positive integers p and q can be expressed as p is a cube b square and q is a b cube c square. So where a b c being prime numbers, then what is the HCF of p and q? तो हम इन दोनों का HCF निकालेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, a क्यूब और a में a है, b स्क्वायर और b क्यूब में b स्क्वायर है, c उसके पास नहीं है तो नहीं आएगा। तो HCF क्या हो गया, AB स्क्वायर। और यदि हमसे LCM पूछा होता तो LCM पूछा होता तो हमारा आंसर क्या आता, A क्यूब B क्यूब C स्क्वायर। LCM पूछा होता तो ये होता, HCF पूछा है तो ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन है और आपसे सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3। तो हमने इन दोनों को तीनों को ऐड किया, 7 + 9 16 + 1 17 और अपॉन में तो 3 आता है। तो ये वाला फर्स्ट मैच हो रहा है, सभी में 17/2 में 17/3 है। तो हमको बाकी भी चेक करना पड़ेगा y। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है 2 10 12 + 4 16 16/3। तो ऑप्शन बी, नहीं बी नहीं सॉरी 7 फर्स्ट, वहाँ 17/2 था, 17/3 16/3, दैट विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम की LBH दिया है और आपसे पूछा लॉन्गेस्ट रॉड जो डायमेंशंस रूम के एग्जैक्टली मेजर करेगी, मीन्स व्हाट यू रिक्वायर टू कैलकुलेट HCF ऑफ द थ्री नंबर्स। तो इसको याद हो तुम्हें, तो इनको सेंटीमीटर में करोगे तो ये 825 हो गया, ये 6 मीटर 75 है 675 एंड 4 मीटर 50 इज 450। HCF निकलना है, सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल हैं, 5 से डिवाइड किया 1 6 16 5 80 बचेगा 2 165, 5 1 5 बचेगा 175 मतलब 5 3 15 5 5 25 5 9 45 0। अगेन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 बिकॉज वंस प्लेस पे 5 या 0 है। 5 3 15 5 3 15 5 2 10 5 7 35 18 5 90। अगेन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 नॉट बाय 5। तो 11 9 एंड 3 6 18। अब 11 9 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF क्या हुआ 5 5 25 25 3 75। कैलकुलेशन की हो कई बार तो इनका आंसर आपको याद ही हो जाता है कि 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इफ द डायमीटर ऑफ अ प्रोटेक्टर इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है पेरीमीटर का कि पेरीमीटर आपका होता है 2r + πr और हमने इसमें से r कॉमन लेकर ये 2 + 22/7 को सॉल्व किया था। तो 7 2 14 + 22 इट वॉज 36/7 मल्टीप्लाइड बाय r वॉज पेरीमीटर। तो हमें बोला डायमीटर 7 है तो पेरीमीटर क्या हुआ, डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगी 7/2। तो हम इसकी जगह 7/2 रख दें, ये कैंसिल हो गया 18। तो डायरेक्टली आपका पेरीमीटर क्या आ गया 18। ये मैंने आपको फॉर्मूला फिर से डिराइव करके बताया, फॉर्मूला नहीं डिराइव करना होता तो बेटा सीधे हम क्या लिखते, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इज 36/7 इंटू रेडियस। तो रेडियस डायमीटर 7 है, रेडियस की जगह मैंने लिखा 7/2, 7 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल, आंसर आ गया 18। तो पेरीमीटर निकालना हो, रेडियस निकालना हो, ये कंसेप्ट एकदम आपका काम बहुत आसान कर देता है। दूसरे बच्चे जितनी देर में सॉल्व करेंगे, तुम्हें एक ट्रिक पता है तो तुम आंसर दे करके अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे विदाउट एनी मिस्टेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड्स आर रिमूव्ड। किंग क्वीन और जैक हटा दिए हमने, तो बचे कितने कार्ड? 52 में से 3 कार्ड कम हो गए, तो टोटल कार्ड्स बचे 49। अब बोला है कि अब फिर हमने कार्ड्स को शफल किया और एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी की स्पेड हो या एस हो। तो आपको क्या पता है, देयर आर 13 स्पेड एंड देयर आर 4 एस। 4 एस होते हैं, उसमें से एक इसमें इंक्लूडेड है, तो बचे कितने? 3। तो टोटल एस कार्ड्स कितने हो गए जिसमें से हम निकाल सकते हैं? 16, क्योंकि हमने किंग क्वीन और जैक हटाए थे, हमने एस को नहीं हटाया है। हाँ, और डायमंड्स के हटाए हैं, तो हमें इसमें स्पेड आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 16 आउट ऑफ 49, तो ऑप्शन बी इज द परफेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन का है। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई है, नहीं तो अभी बता देती हूँ। ए और बी 70 किलोमीटर अपार्ट है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, आपकी स्पीड्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपने स्पीड फर्स्ट की x अज्यूम की, सेकंड की y अज्यूम की, तो x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या दिया है, दे मीट इन 7 आवर्स, इंटू 7 इक्वल टू 70। तो 7 से 70 को हम डायरेक्टली कैंसिल करके बिना कुछ ये लिखे, एक कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन क्या लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 70 किलोमीटर है, 7 घंटे लग रहे हैं, 70 बाय 7 10। फर्स्ट इक्वेशन तुरंत बनती है। सेकंड में बोले दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर में यहाँ x प्लस वाई आएगा, टाइम क्या है 1, तो इक्वल टू तो 70 ही आएगा। यदि यहाँ 2 घंटे दिया होता तो 70 बाई 2 35 आ जाता। अब आपको सिंपली इसको ऐड करना है, तो ये 2x इक्वल टू 80, तो x क्या हो गया 40, तो y क्या आ जाएगा 70 माइनस 40 30। तो आपकी स्पीड्स कार की क्या आ गई 40 एंड 30, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least one head. कम से कम एक हेड आए, तो 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 1 भी चलेगा, क्या नहीं चलेगा? नो हेड। नो हेड मतलब तीनों टेल, 3 टेल वाले केस के अलावा सारे चलेंगे, तो टोटल आउटकम्स 8 होते हैं एंड दैट इज ओनली वन केस व्हेन 3 टेल्स कम, तो 7 प्रोबेबल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई 7/8। ये बिल्कुल कंसेप्ट एकदम याद होना चाहिए बेटा, इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए कैलकुलेशन में। नेक्स्ट आपका है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 2 लोगों का। तो आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट कि इनकम का रेशो x, एक्सपेंडिचर का रेशो y, इसकी इनकम में से इसका ही एक्सपेंडिचर माइनस होगा। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू सेविंग क्या है 400 एंड 7x माइनस 5y इक्वल टू भी सेविंग क्या है 400। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना, या तो आप 5 से इसको करके 9 से इसको करके y एलिमिनेट कर दो। अब आपको क्या पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y तो एलिमिनेट ही होगा, 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, तो मल्टीप्लाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू में। हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, 11 5 जा ये हो गया 55 एंड 9 7 जा 63, तो 55 में से 63x माइनस हुए तो क्या बचेगा -8। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 2000 और 9 से मल्टीप्लाई किया 9 4 जा 3600। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 1600। 8 से इसको कैंसिल किया, ये आ गया आपका 200, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 200। अब हमसे क्या पूछा है, सिर्फ इनकम पूछी है, तो y इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एट ऑल, y वाज एक्सपेंडिचर, और पूछा भी होता तो हम निकाल सकते थे। इसकी इनकम क्या थी 11x, तो 11 इंटू 200 करेंगे तो क्या होगी 2200। इसकी इनकम थी 7x, 9y तो उसका एक्सपेंडिचर है, तो 7 2 जा 1400। एक की इनकम 2200, दूसरे की इनकम 1400, ऑप्शन ए। यदि हमें एक्सपेंडिचर भी निकालना होता तो हम दोनों में से 400 रुपये माइनस कर देते, तो उसका आता 1800, उसका आता 1000। ये डायरेक्टली हो जाता है, और आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं कि आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं, वेरीफाई कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर 3 दिख रहा है। यहाँ 64 है, 40 है, 625, ये पूरा 5 की पावर है, ये 2 क्यूब इंटू 5 है, ये 2 की पावर 6 है, तो ये 15 2 जा 3 इंटू 5 इंटू 2, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हाँ, रिपीटिंग इज रेकरिंग। नेक्स्ट है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, जब
जब सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन दो केस में निकलता है, तो कोइंसिडेंट लाइंस के केस में और एक इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। तो हमको यह पूछा है लाइंस विल बी, तो ऑप्शन क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, दोनों केस में कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रिग्नो, इसमें भी आपको पेपर पेन चलाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, बड़ा सा आसान सा प्रश्न है ये। x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा है, y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, x प्लस y की वैल्यू पूछिए तो हम इसको प्लस कर दें, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा में से 2 कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड ये प्लस 1 एज इट इज, बट यू नो दैट दिस इज 1, तो 2 into 1 2 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 3। तो थोड़ा प्रैक्टिस जिन्होंने अच्छे से की होगी उनको इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनमें से बेटा आपको टोटल 16 ही करने थे, हमने सारे 20 किए हैं, आपको सिर्फ 16 करने थे, तो जो टफ लगे उसको छोड़ दो, है ना। पहले फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना चाहिए, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करते जाओ, जो आपको इजी लग रहा है उसके बाद देख लो कि किसी में भी डाउट है, 20 में से बेस्ट 16 जो 100% श्योर हो वो अटेम्प्ट करो, हाँ, जो नहीं जिसमें डाउट है उसको छोड़ दो, उसको मत अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड रैंडमली निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हैं 12, तो नॉन फेस कार्ड कितने हुए 40, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 10/13। जिन्होंने प्रैक्टिस की उनको इनके आंसर्स ओरली याद है, दे डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस पैरेललोग्राम के गिवन है, coordinates has to be calculated for the fourth vertex, you know the concept that it only works on midpoint formula, तो हम क्या करेंगे अल्टरनेट का मिड पॉइंट लें और इसके साथ किसका ले लें x, y का, तो x कोऑर्डिनेट पे पहले काम करें, तो 4 - 2 क्या बचा 2 अपॉन 2 हम नहीं लिखते क्योंकि इधर क्या आएगा x + 1 अपॉन 2, वो कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 उधर जाएगा, 2 में से माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, y के लिए भी हम यही करेंगे -1 + 3, तो यहाँ क्या आया 2 और इक्वल टू y + 0, तो y + 0 इज y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो x = 1 y = 2 इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। और यदि आपको ऐसे डायरेक्ट ना कर पाओ तो आप क्या करो a b c d, फिर AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट, उस कंसेप्ट पे काम करो, पर डायरेक्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, एक छोड़ के ऑल्टरनेट जाना है, दूसरे के साथ आपको क्या लेना है जो अननोन है फोर्थ वर्टेक्स, तो वहाँ पर हम x y ले लेंगे, ठीक है। और कई बार बीच बीच में मिसिंग होते हैं तो ऑल्टरनेट ले लो। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, तो 1 से शुरू नहीं करना, शुरू उल्टा करो, 12 एक बार आता है, 11 2 बार आता है, 10 3 बार आता है, ग्रेटर देन 9 9 काउंट नहीं करना, नहीं तो 9 4 बार आता है। टोटल आउटकम्स क्या होगा 6, मतलब फेवरेबल आउटकम 6, टोटल आउटकम 36, तो आंसर आपका क्या आ गया 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1,5 फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -1, पर जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देखते, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 2 नंबर्स 145 और LCM भी गिवन है, वन ऑफ द नंबर्स इज जस्ट फाइंड द अदर नंबर, तो हमको फॉर्मूला पता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आंसर जो आएगा सॉल्व करके वो डेफिनेटली सेकेंड नंबर होगा। अभी HCF है मतलब ये नंबर इससे पक्का 100% डिवाइड होना चाहिए, तो इसी को डिवाइड करो, इजी हो जाएगा। ये 145 से 5 5 ज़ा 25, 14 5 ज़ा 72, 7 25 5 टाइम्स गया, 5 से इसको डिवाइड कर दे, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 15, बचेगा 2, 5 5 ज़ा 25, ऑप्शन इज 435। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो गई 21, एरिया स्वेप्ट बाय 10 मिनट्स पूछा है, सेक्टर का एरिया निकालना है आपको, 10 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 6 ज़ा 60 डिग्री, 60 डिग्री का एरिया मतलब हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं 1/6, क्योंकि 60/360 कैंसिल होकर 1/6 होता है, तो डायरेक्टली 1/6,
पाई इज 22/7, रेडियस इज 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 से कैंसिल किया 11, 21 इंटू 11 इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 का मतलब क्या हुआ कि मैं इस कॉस थीटा को इक्वल टू के उधर ले जाऊं तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल हो गई। ये कब होता है? 45 डिग्री पे। यह साइन और कॉस की कौन सी वैल्यू इक्वल होती है? तो 1/√2। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 1/√2। अब हमको वैल्यू निकालनी है साइन 4 प्लस कॉस 4, बट वी नो दैट साइन एंड कॉस आर इक्वल। तो साइन 4 प्लस कॉस 4 एक्चुअली क्या हो गया? 2 टाइम्स इसका पावर 4, 1/√2 की पावर 4 डायरेक्ट रख दे तो 1/√2 की पावर 4 क्या हो गया? 4 हो गया। √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 को कैंसिल किया, आंसर आपका क्या आएगा? बी, दैट इज हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी टाइप है, पर थोड़ा सा मैंने 1/2 की जगह 1 दे दिया तो थोड़ा सा किसी को कन्फ्यूजन हो गया कि 1 के अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्या? 1 के अपॉन में कुछ नहीं है। 1 भी तो एंगल की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू होती है। 1 कब होती है? 90 डिग्री पे। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? a प्लस बी 90, और सेकेंड में कॉस है, कॉस है तो यहाँ a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? 30, है ना। कॉस की वैल्यू 30 पे √3/2 थी, यहाँ पे साइन होता तो 60 आता। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 30 120, 2a 120, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 60 डिग्री। a ही पूछा था, b नहीं पूछा है, तो हम सिर्फ a निकाल के काम खत्म। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एज वाला, लीनियर इक्वेशन। 2 ईयर्स अगो तो हमने x -2 और y -2 लिख दिया डायरेक्टली। आपने दिमाग में सोच लो कि x राम और y उसके डॉटर। 2 years ago Ram was thrice as old as his daughter. This is equal to 3 times y -2. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 3y -6 प्लस 2 या 3y -4। एक रिलेशन निकल गया, x इक्वल टू 3y -4। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? एंड 6 years लेटर, 6 साल बाद, तो इधर आएगा x प्लस 6, पर x क्या है? 3y -4। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगी? 3y -4 प्लस 6। 6 years later he will be 4 years older than twice her age। तो उसकी एज क्या होगी बेटी की? y प्लस 6, ट्वाइस हर एज से 4 साल ज़्यादा, तो बेटी में 4 साल ऐड करेंगे तो राम की एज के बराबर होगी। इक्वेशन आपकी 1 वेरिएबल में बन चुकी है। -4 प्लस 6 इज +2, +2 उधर जाके -2 होगा, 4 -2 इज 2, और ये 2y हो गया, मल्टीप्लाई करके 3y -2y बचेगा y, 6 2 12, 12 + 2 14, y कम्स आउट टू बी 14। y 14 आ गया, यहाँ रख दें, 14 3 42, 42 -4 38। तो x की वैल्यू 38, y की वैल्यू 14। फादर इज 38 years old एंड डॉटर इज 14 years old। तो ऑप्शन 4C 14 एंड 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कमफरेंस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। सर्कमफरेंस और एरिया सर्कल का न्यूमेरिकली इक्वल है, तो रेडियस क्या होगी? 2। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। ये भी हमने थोड़े दिन पहले भी किसी पेपर में किया है। और ट्रस्ट है ₹30,000, ये भी हमने किया हुआ है ना। 30,000 को इन्वेस्ट करना है 2 तरह के बॉन्ड में, एक में 5% गेन मिलता है, तो हमने मान लिया एक में x रुपीज़ इन्वेस्ट किया, दूसरे में y इन्वेस्ट किया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 30,000। एंड यहाँ पर क्या होगा? 5% ऑफ x मतलब 5x अपॉन 100 प्लस 7% ऑफ y मतलब 7y अपॉन 100 इक्वल टू कितने रुपए मिले उसको? 1800 रुपीज़। आप चाहो तो यहाँ y की जगह इससे 30,000 माइनस x भी लिख सकते हो। मैं y की जगह यहाँ 30,000 माइनस x लिख दूँ तो ये क्या होगा? ये 100 के 2 0 उधर है, तो ये बचा 5x प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, तो 21,000 माइनस x था, तो -7x इक्वल टू 18,000। तो 5x माइनस 7x माइनस 2x उधर जाएगा, 18,000 इधर आएगा। 21,000 में से 18,000 माइनस हुआ तो क्या बचेगा? 3,000 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1500। मैंने कुछ जीरो की गड़बड़ की, 4 0 थे, करेक्ट, मैंने यहाँ एक कम कर दिया, ये गड़बड़ की। यहाँ 4 0 थे तो 30,000 तो 15,000। x 15,000 आया तो y भी क्या आएगा? 30,000 माइनस 15,000 इज 15,000, तो ऑप्शन वाज 15 15। नेक्स्ट है
ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। हाँ भी याद रखो कंसेप्ट कि यदि ट्राइंगल में और राइट एंगल से हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो दैट क्राइटेरिया इज सेट बाय AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ये डायरेक्ट आता है, आपको कई बार बोलेंगे कि ये 3 है और ये 12 है, अब आप AD की वैल्यू बताओ। तो 12 3 36, स्क्वायर रूट लोगे ये क्या आ जाएगा 6। तो ये डायरेक्ट इस पर वैल्यू दे करके भी क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इसको भी मैं आपको सिखाती हूँ जल्दी कैसे किया जाए। अब अप स्ट्रीम में आपको पता है स्पीड क्या होगी x माइनस वाई, और 1/x माइनस वाई को हम कंज्यूम करना पड़ेगा a। तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली क्या लिखेंगे 12a प्लस 40b इक्वल टू 8 घंटे। इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 16a एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, मतलब यहाँ भी 8 घंटे। अब आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। हाँ, आप चाहे तो इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी नंबर से दिख रहा है कि ये नीचे वाली तो 8 से डिविजिबल है पूरी, हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 ज़ा 8 4 ज़ा 2a + 4 भी बनी, और ऊपर वाली हमारी पूरी डिवाइड नहीं हो रही, 4 से हो रही है, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 5 ज़ा 20। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3a + 5b = 2। सेकेंड इक्वेशन बन गई 2a + 4b = 1। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किया 2 से और इसको किया 3 से, तो वो हो गया 6 से, 6 से तो कैंसिल हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10b 3 4 ज़ा 12b, 10b - 12b क्या बचेगा 2b, और ये 2 2 ज़ा 4 और ये 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10 3 4 ज़ा 12 एंड 3 एंड 4 4 - 3 1। एक सेकेंड मैंने कुछ हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको किया 3 से, तो 3 2 ज़ा 6 से, 2 5 ज़ा 10b = 4 2 ज़ा 8 4 से डिवाइड किया तो 10 आएगा, ये गलती है। 4 3 ज़ा 12 4 10 ज़ा आएगा, 4 10 ज़ा, मैंने सोचा माइनस में क्यों आ रहा था, ओके। तो 10 करेंगे तो ये 20 होगा, तो 6a + 20b = 4 एंड 6a + 12b = 3। अब करेक्ट आ जाएगा। 20b - 12b 8b = 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/8। b की वैल्यू 1/8 है, हम किस में सब्सटीट्यूट कर दें ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमारा a इजीली आएगा। नीचे वाले में हम रखेंगे तो गड़बड़ होगी, तो हम इसमें रख दें, इस वाले में। हाँ, b की वैल्यू 1/8, तो 16a प्लस 1/8 रखेंगे, 8 4 ज़ा 32 + 4 = 8, 8 - 4 = 4, तो a क्या हो गया 4/16 मतलब 1/4। अब a आपका क्या था अप स्ट्रीम, मतलब x - y की वैल्यू 4, b इज डाउन स्ट्रीम मतलब x + y की वैल्यू 8। ऐड करेंगे कैंसल, 2x = 12, तो x कम्स आउट टू बी 6। सब्सटीट्यूट करोगे y2, तो बोट की स्पीड आई 6 किलोमीटर, स्ट्रीम की स्पीड आ गई 2 km/h। तो आंसर इज 6 एंड 2। यदि गलती हो तो बेटर है कि पूरा लिख करके करो, हाँ, नहीं तो शॉर्टकट आप कर सकते हो, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा आपका आपके लिए इजी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल सिमिलर है ABC और DEF, BC और EF की वैल्यू दी है, एरिया ऑफ ABC दिया है, एरिया ऑफ DEF पूछा है। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल होगा, BC अपॉन EF के स्क्वायर के। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 5 ज़ा 80, 25 5 ज़ा 125, तो एरिया क्या आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब स्टेटमेंट्स लिखने का टाइम बच जाता है बेटा इसमें MCQ में, हाँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें आप मार्क्स लूज करते थे कि ये चीज़ नहीं लिखी, ये लिखी नहीं, है ना, उन सब में मार्क्स करते थे। अब ये सब झंझट ही हट गया कि इसमें नंबर कट गया, उसमें नंबर कट गया, पूरे मिल रहा है। Sum of two-digit number and number obtained by reversing the order of digits is 165, मतलब 10x + y + 10y + x is 165। ये लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था इक्वेशन बनेगी 11x + 11y = दिस। सीधे 11 से डिवाइड करके लिखो तो क्या बनेगा x + y = 11 1 ज़ा 50, 11 1 ज़ा 11 50, फिर 5 बचा 55, तो 11 5 ज़ा 55, x + y = 50।
फर्स्ट इक्वेशन ये बनी। और पता है अभी आप क्या कर सकते हो, नंबर और इंटरचेंज नंबर, एमसीक्यू का एक एडवांटेज है। 78 और 87 का सम क्या हुआ, 165, और इनमें करते हैं हम 79 और 97, ये 6 आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। और इसका करते तो 76 होता, 6 7 13, ये भी नहीं है। तो इन दोनों में से एक आंसर, ये तो पता चल गया। तो अब 78 है या 87 है, उसके लिए आप सेकंड कंडीशन देख लें। व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। 9 सब्ट्रैक्ट किस में से कर सकते हैं हम, 87 में से या 78 में से, जो बड़ा नंबर है। तो हम 87 में से 9 माइनस करेंगे तो 78 बन जाएगा। तो आंसर मुझे यहीं पर मिल चुका है कि आंसर इज 87। पर यदि हमें करना होता, नहीं क्लिक करता, डिपेंड करता है, तो आप क्या करते हैं कि नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर में से, मतलब वो क्या बोल रहा है 10x प्लस वाई में से आपने 9 माइनस किया तो नंबर बदल गया, मतलब 10y प्लस x हो गया। मैंने आपको बोला है कि जब इनको माइनस करेंगे, ये इधर आएगा माइनस होगा, ये उधर जाएगा इक्वल टू 9 हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस। तो इक्वेशन हमेशा 9 से डिविजिबल बनती है। तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। पहली इक्वेशन आपकी x प्लस वाई 15 थी, ऐड करने पे 2x इक्वल टू 16, x आ गया 8, y आ जाएगा 7। तो नंबर आपका क्या है 87। और थोड़ा सा स्मार्ट काम करोगे तो आंसर से आप कयास लगा पाओगे कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 21। इसका सीधे फॉर्मूला होता है r², क्योंकि इसका सेमी सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट ट्राइंगल बनेगा उसका बेस डायमीटर के इक्वल होगा और हाइट रेडियस के इक्वल होगी। तो इसका एरिया हाफ इंटू डायमीटर 2r इंटू रेडियस r, ये कैंसिल होगा r²। तो अब डायरेक्टली r², 21 है रेडियस का स्क्वायर क्या हो गया 41। तो डायरेक्टली बिना पेपर पेन चलाए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि 441 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो उनका एलसीएम लेते हैं। आंसर याद हो जाना चाहिए आपको अभी तक, 2520 आता है। 1 से लेकर 10 तक सबका एलसीएम ले लो साथ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 13 यूनिट्स। x की वो वैल्यू जिसके लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x माइनस माइनस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 -10 करेंगे तो -12 का स्क्वायर क्या हो गया 144 इक्वल टू 13। पर 13 का भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने इधर स्क्वायर कर दिया है, रूट नहीं लगाया तो उधर भी स्क्वायर कर देंगे 169। ये 144 उधर ट्रांसपोज होगा, इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा 25। अब ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज 25, मैं उधर स्क्वायर रूट ले लो और स्क्वायर हटा दूँ तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा +-5। तो x की वैल्यू क्या आई +4, उधर गया -4 + -5। एक बार आप पॉजिटिव साइन लोगे तो -4 + 5 विल गिव यू 1। एक बार आप नेगेटिव साइन लोगे तो -4 - 5 विल गिव यू -9। तो x की दो वैल्यूज आ रही है +1 एंड -9। हाँ देखो यहाँ पर यदि हम x की जगह +1 रखेंगे तो 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 144 8 होके 169। और यदि हम x की वैल्यू -9 रखते तो -9 + 4 क्या बचता -5, -5 का स्क्वायर भी 25, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। तो यह दोनों ही आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन 39 40 जो है वो आपके असर्शन रीजन के हैं, उसका कंसेप्ट आपको पता है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है तो ऑप्शन ए, असर्शन करेक्ट है रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन बी, असर्शन करेक्ट है पर रीजन उसका रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी, और असर्शन ही फॉल्स है तो रीजन देखते ही नहीं है वो डी। हमको देखने की जरूरत नहीं होती। तो अब यहाँ पर हमारा असर्शन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज इनटू 3 इक्वल पार्ट्स आर दिस। और दूसरा क्या दिख रहा है, द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:3 एंड 3:1 आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो आपकी नज़र इस पे पड़ जानी चाहिए, दोनों पे एक नज़र तो डाल ही देना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए पहले। हाँ यदि रीजन ही इनकरेक्ट हो तो सीधे आपका ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन रीजन फॉल्स इज सी एंड असर्शन फॉल्स इज डी। दोनों में एक ही केस है जिसमें रीजन गलत है या असर्शन गलत है ना, वो दो ही केस है।
एक सी एक डी, रीजन गलत असर्शन गलत। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, ए और बी को 1:3 का रेशो, 1:3 का रेशो थोड़ी होता है ट्राइसेक्शन में। ट्राइसेक्शन में 2 पॉइंट लेते हैं तो 1 1 1, तो रेशो 1:2 होता है, 1:2 2:1 होता है। ट्राइसेक्शन में ये रेशो नहीं होता है, तो हम इसको चेक ही नहीं करें आगे, हम सीधे लिख देंगे ऑप्शन डी, है ना। डी में रीजन नहीं, सी रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी, परफेक्ट। और यदि आपका ध्यान नहीं गया तो आप ये निकाल लेते, तो आपका रेशो क्या आता है, ए 2, -8 और बी है -3, -7। अब हम इसका रेशो 1:2 लेके पॉइंट पी निकालते, तो आपका इसके कोऑर्डिनेट क्या आते, 1 × -3 + 2 × 2 4 अपॉन 2 + 1 3, तो क्या आया 1/3। तो ये तो करेक्ट है। अब ये देखते हैं बी आ रहा है क्या, तो 1 × -7 इज -7, 2 × -8 इज -16, 16 7 23/3, तो ये पॉइंट तो करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट निकाले हम, तो हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट, या हमको ये बाय 3 है तो हमको मिड पॉइंट में टाइम लगे तो हम 2:1 लगा दें, है ना। पी के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 1/3, -23/3, और इसके हैं -3 -7, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1/3 -3, और डिवाइड बाय 2 करना है तो मैं हाफ लिख लूँगी, 3 3 9, 9 - 1 -9 -8/2, -8/2 और 3 भी है, तो -8/2 × 3, तो 2 से कैंसिल हुआ 4 -4/3, ये भी सही है, तो डी भी करेक्ट आएगा, ही आएगा। अब आपका ये दूसरा जो था, ये -23/3 और 7, तो 3 7 21, -23 -21 अपॉन 3 × 2, तो ये ऐड हो गया, क्या हो गया 4 4, -44/2 × 3, 2 से कैंसिल हुआ 22, -22/3। टाइम देखो कितना सारा लगा मेरा, बहुत सारा टाइम लग गया मुझे इसको कैलकुलेट करने में, पर यदि मैंने पहले ही रीजन पे फोकस कर लिया होता तो टाइम बर्बाद नहीं होता। असर्शन तो करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, हाँ। तो इसलिए हमेशा दोनों पढ़ो, एक नज़र दोनों पढ़ो। यदि आपका असर्शन गलत हो तो भी लॉटरी लग गई, रीजन गलत हो तो भी लॉटरी लग गई, दोनों सही हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, गलत है तो बी। अब बोल रहा है व्हेन k = -4 देन लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो k की जगह -4 रख के देख लें हम, जल्दी हो जाएगा हमारा, हाँ। तो ये तो x है, -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3y = 5, और सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, k + 1 -4 + 1 -3x + 9y = 4 8 32, -32 और -1 तो -33, तो ये रेशो 1/3, ये रेशो भी 1/3 माइनस, और ये रेशो इक्वल नहीं है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये गलत बोल रहा है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है। तो हमें क्या पता चल गया कि असर्शन गलत है, तो लग गई लॉटरी, ऑप्शन डी ना, ऑप्शन डी वॉज असर्शन इज फॉल्स, तो बस एक ही ऑप्शन है जिसमें असर्शन फॉल्स है, तो हमें रीजन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपके लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन सी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज का तो टाइम ओवर हो गया है ना, फिर फास्ट स्पीड में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो कल करेंगे, कल कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। कीप सेंडिंग योर डाउट्स, थैंक यू।